यूपी पीसीएस 2023 अभी एग्ज़ाम हुआ है मेंस का। इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो फाइनल कर देंगे इस बार दिसंबर 2023 तक। फाइनल कर देंगे, फाइनल रिजल्ट आपका दे देंगे। और पीसीएस 2024 प्रीलिम्स का आपका जो एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन जनवरी तक आ जाएगा। और इसका एग्ज़ाम प्रीलिम्स का मार्च एंड तक हो जाएगा। ठीक। और जुलाई में आपका संभवतः मेंस रहेगा। ये प्लान है पीसीएस को लेकर के आयोग का। एग्जीक्यूट कर पाता है कि नहीं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आयोग का ये प्लान है और जिस पर काम भी हो रहा है, हो भी जाएगा। पिछले अगर कुछ परीक्षाओं को देखा जाए, चाहे जे का एग्ज़ाम हो अन्य का, और चूंकि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स सॉरी यूपी पीसीएस 2023 में बहुत ज़्यादा सीटें हैं नहीं, बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं लग रहा है कि दिसंबर में फाइनल कर देंगे। ईजिली हो जाएगा। अब बात करते हैं 2024 का जो आपका एग्ज़ाम होगा। एक बड़ी परीक्षा फिर से 2018 के बाद जो इंतज़ार था वो अब जा कर के 2024 में पूरा होगा। आपका जो वैकेंसी है उसकी संख्या बहुत अच्छी खासी आ रही है। कम से कम 500 तो रहेगी ही रहेगी, ये निश्चित है। तो वैकेंसी अच्छी आ रही है। सिर्फ अच्छी वैकेंसी आने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अच्छी स्ट्रेटजी से आपका सिलेक्शन होगा। अभी से आप आंसर राइटिंग करेंगे। अब आपका प्रश्न यहाँ पर तुरंत आपके मन में आया होगा, जब कुछ पढ़ा नहीं है तो आंसर राइटिंग कहाँ से करेंगे। तो पढ़िए, आंसर राइटिंग करिए एक साथ। कैसे करना है हम आपको बताएंगे। अगर आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमारा अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है। जुड़ सकते हैं। पर मंथ वो चलता है, डेली आपके आंसर्स चेक किए जाएंगे उसमें मॉडल आंसर के साथ, और आपकी कमियां बताई जाएंगी। काफ़ी आपका जो लेखन कौशल है उसके साथ आपका जो नॉलेज है, और प्रीलिम्स का भी इसके साथ साथ तैयार होता चलता है। आपका कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर तैयार होता चलता है ना पूरा। तो प्रीलिम्स और मेंस को अलग करके आपको देखना ही नहीं चाहिए, खासकर पीसीएस की, जहाँ तक यूपीएससी पीसीएस की बात हुई। क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। प्रीलिम्स में जो आप फैक्ट पढ़ते हो, आर्थिक समीक्षा पढ़ते हो, बजट पढ़ते हो, करंट के लिए पढ़ते हो चीज़ें, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, वो आपका मेंस में भी काम आता है। और मेंस में जितनी चीज़ें आप पढ़ते हो, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इकोनॉमी हो गया, वो सब आपका प्रीलिम्स में काम आते हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अलग तो हैं ही नहीं। तो आपको पूरा संपूर्णता में तैयारी करनी है पहले दिन से ही प्रीलिम्स मेंस की। बाद में एक महीना जब बचेगा प्रीलिम्स का, तो प्रीलिम्स उसमें फोकस करिएगा। ठीक। करंट अफेयर्स आपको जितना दिया जा रहा है उतना पर्याप्त है, प्लस रामायण बाद में देंगे, जो कुछ छूटा छाटा रहेगा उसमें आ जाएगा। इतना कर लेंगे पर्याप्त है। इधर उधर 10 सोर्सेज से पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, या फिर जो आपको अच्छा लगे उस सोर्स से पढ़िए। लेकिन एक आप टारगेटेड स्ट्रेटजी बनाइए कि हमको इतने ही मटेरियल पढ़ने हैं और ये पर्याप्त हैं आपकी परीक्षा क्वालिफाई करवाने के लिए। इतना होना चाहिए। कॉन्फिडेंस रखिए अपने मटेरियल के ऊपर जो आप पढ़ रहे हो, और अपने ऊपर। ठीक है। तो पीसीएस के एग्ज़ाम की बात हो गई, अच्छी खासी सीटें हैं। परीक्षा आपकी बहुत कम समय रह गया है। अगर आप अभी से देखें तो सीरियस नहीं होंगे तो पछताएंगे, कहीं के नहीं रह जाएंगे। सीधी सी बात है, कड़वी बात है, लेकिन आप समझिए इस चीज़ को। ठीक है। बाद में रोने का कोई मतलब होता नहीं है। अभी समय है, अभी से तैयारी करेंगे तो सही दिशा में जाएंगे। अब दूसरी बात करेंगे आरओ की। आरओ की वैकेंसी भी इसी समय आ जा रही है आपकी। मुश्किल से 8-10 दिन के अंदर वैकेंसी आ रही है, और अभी तो कम रहेगी, लेकिन मैं इस बार वैकेंसी आरओ में भी बहुत रहेगी, 400 के आसपास, 350 से 400। ये मान के चलिए 350 वैकेंसी तो रहेगी ही रहेगी कम से कम इस बार। भले ही नोटिफिकेशन में कम आए, रिजल्ट तक आप कितनी हो जाएगी। तो ये भी एक अच्छी परीक्षा है। अब पीसीएस आरओ में तुलना अगर करें तो पीसीएस और आरओ की परीक्षा में अगर तुलना करें तो आरओ का जो एग्ज़ाम है पीसीएस की तुलना में बहुत ही छोटा सिलेबस है, एक डिफाइंड सिलेबस है। व्याकरणीय दृष्टि से आपको अपने आप को मजबूत बनाना है। वाकाबुलरी आपको अच्छी करनी है। आपकी लिखने का तरीका आपको अच्छा करना है। कैसे लिखना है, कहाँ किस प्रिपोजिशन का प्रयोग करना है, विशेषण विशेष्य का किस तरह से प्रयोग करना है, शब्द अशुद्ध, कौन से शब्द अशुद्ध होते हैं, कौन से शुद्ध होते हैं, तत्सम कौन होते हैं, तद्भव कौन से शब्द होते हैं,
पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, इसका अनुप्रयोग आपको सारांश में भी करना होता है। तो ये सारी चीज़ें, प्रशासनिक शब्दावली जिसका प्रयोग आपको, चाहे निबंध हो, चाहे फिर वो आप सारांश लिख रहे हो, चाहे फिर आप अपना पत्र लेखन कर रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके से करना है, किस तरह से संबोधन करना है, कहाँ कौन सा शब्द प्रयोग करना है, कहाँ कौन सा शब्द प्रयोग नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको टेक्निकल जानकारी होनी चाहिए आरओ में। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है, पढ़ाई कम करनी है। पीसीएस में पढ़ाई बहुत करनी है, प्रैक्टिस भी बहुत करनी है। और किस्मत का भी अगर देखें तो पीसीएस के एग्ज़ाम में किस्मत का बहुत योगदान रहता है। किस्मत मतलब आपको एग्जामिनर अच्छा मिलना चाहिए, आपकी कॉपी चेक करने वाला, ठीक, उसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। लेकिन आरओ के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं रहता है। आरओ के एग्ज़ाम में अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है वो बहुत बढ़िया है, वाक़ा बोल रही है आपने बहुत अच्छी कर ली है, लेटर वगैरह राइटिंग वगैरह अच्छी कर लिया आपने, तो आप निश्चित रूप से ए से भी एवरेज लिख ही लेंगे। तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा अगर आरओ में आपने मेहनत कर ली तो। ये कारण है कि आरओ की डिमांड आज की डेट में ज़्यादा है। लोग आरओ को देना ज़्यादा पसंद करते हैं कि इजीली वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और उसके परिणाम के प्रति आशान्वित रहते हैं कि पूरी मेहनत करेंगे तो आरओ में तो हो ही जाएगा, ये रहता है। दूसरा कारण रहता है कि पीसीएस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, पीसीएस में पूरे फोकस रहते हैं, तो आरओ दे वो मेंस देते हैं आरओ का, ऐसी बात नहीं, प्रीलिम्स तो निकल ही जाएगा। लेकिन आरओ मेंस में होता क्या है कि ध्यान न देने की वजह से उनके नंबर रह जाते हैं कम। ये 4-5 जो नंबर हैं ये भी अगर घट जाते हैं तो आरओ में तो पूरा मुकाबला ही 4-5 अंकों के अंदर होता है। आप देखोगे जिनका सिलेक्शन होता है, जिनका नहीं होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 5 से 10 नंबर, कोई कोई तो 1-1 नंबर के अंतर से पीछे रह जाते हैं, नहीं सिलेक्शन हो पाता है। तो यहाँ पर क्लोज कंपटीशन रहता है आरओ में। पीसीएस में क्लोज कंपटीशन भी रहता है, ठीक, और मेहनत भी आपको बहुत ज़्यादा करनी है और किस्मत पे भी आपको बहुत ज़्यादा भरोसा करना है, और आपको आंसर राइटिंग भी करनी है, नॉलेज भी खूब होनी चाहिए आपको, वास्ट सिलेबस है। जब आप पीसीएस दोगे तो पूरी तरीके से आपको समर्पित होना पड़ेगा पीसीएस में। आरओ की तैयारी, अब बात करें आरओ एआरओ 2023 की, जिसका कि फॉर्म आने वाला है। संभवतः इसका एग्ज़ाम जनवरी एंड तक होगा, अप्रैल या मई में आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो मैं एक टाइमलाइन आपको बता रहा हूँ कि ये आपको टारगेट करके चलना है। तैयारी का जो आपको मॉड्यूल बनाना है, अपने शेड्यूल बनाना है, वो इसको ध्यान में रखकर बनाना है। अब एक तीसरी वैकेंसी भी आ गई जिसको लेकर काफ़ी लोगों में उहापोह है, काफ़ी लालच भी है, एपीएस की वैकेंसी। तो एपीएस की वैकेंसी तो विशुद्ध जो शॉर्ट हैंड सीखने वाले हैं, जो जिनका शॉर्ट हैंड तैयार है, जिनको अब केवल प्रैक्टिस करनी है, विशेषकर उनके लिए है। लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है दोस्तों कि एपीएस का एक तो पद बहुत अच्छा है, आरओ से भी थोड़ा अच्छा समझा जाता है इसको, लगभग लगभग इक्वल ही है, मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, डिफरेंस नहीं है, ठीक, वर्किंग हो चाहे जो भी हो, लगभग लगभग वही है। अब एपीएस में आपको एक्स्ट्रा क्या आना चाहिए? टाइपिंग और शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड शुरुआत में आपको सीखने में बड़ा अच्छा लगेगा, सरल लगेगा, लेकिन जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, आप लगेगा आप 20 की स्पीड में आकर के रुक गए हो। उसके बाद स्पीड 20 के बाद जब स्पीड बनानी होती है तो वहाँ पर समस्या आती है। दूसरी समस्या ये होती है कि आप जब सीखते हो तो शब्दावलियों को चिन्हों में बदलना सीखते हो, लेकिन अंत में जब आपकी परीक्षा होती है, चिन्हों को जब शब्दावलियों में हिंदी में लिखना होता है तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम 6 से 8 महीने समय, बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं तो 6 महीने में आपका तैयार हो जाता है, और अच्छा खासा समय आप दे रहे हो तो फिर 6 से 8 महीने मान के चलिए कि आप दक्ष हो जाओगे, 80 की स्पीड आ जाएगी। तो परीक्षा में और शॉर्ट हैंड का जो आपका टेस्ट होगा उसमें कितना गैप होगा इस पे निर्भर करेगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम तो आप ये समझ के चलिए कि दिसंबर में हो जाएगा। आरओ के पहले ये इसका एग्ज़ाम होगा, एपीएस का पहले नोटिफिकेशन आया है उसका, तो संभवतः उसका एग्ज़ाम पहले होगा।
तो दिसंबर मान के चलिए। इसके बाद शॉर्ट हैंड में कितना समय आपको मिलता है इस बात पे निर्भर करेगा। तो अभी कुछ शेड्यूल जारी किया नहीं है आयोग ने ऐसा शॉर्ट हैंड वाला, तो इसलिए अभी पता नहीं किया जा सकता है कितना समय मिलेगा। फिलहाल उसमें कंप्यूटर का जो पोर्शन है आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है उससे 50 प्रश्न शायद आएंगे। मैंने अभी देखा नहीं, उसका एनालिसिस नहीं किया अभी सिलेबस का। मोटा मोटी ये समझ में आया है लोगों से बात करके कि कंप्यूटर का भी उसमें रहेगा, तो वो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो चूंकि आयोग पेपर बनाएगा तो हलवा पेपर नहीं बनाएगा, कंप्यूटर की अच्छी खासी जानकारी वाला पेपर ही बनाएगा वो, तो वो एक्स्ट्रा आपके लिए एक पड़ जाएगा पेपर। फिलहाल जो लोग एपीएस के लिए तैयार हैं, आरओ के लिए भी तैयार हैं, उन दोनों के लिए एक सुनहरा मौका है। दोनों का ही अच्छा खासा पद आया हुआ है और एक अच्छे विभाग में अच्छे माहौल में आपको नौकरी करने का अवसर मिल रहा है। तो आप बिल्कुल तैयारी करिए, लेकिन समय आपको लेकर चलना पड़ेगा कि आपको कितनी परीक्षाओं पे आप एक साथ फोकस हो सकते हो। पीसीएस भी देना है, आरओ भी बहुत सीरियसली देना है, एपीएस भी होना चाहते हैं, तो फिर ये 2 नाव नहीं बल्कि 3 नावों की सवारी हो जाएगी। अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। या जीएस अगर छोड़ दिया जाए तो हिंदी छोड़ दिया जाए तो बाकी सब चीज़ें तो अलग ही अलग हैं, है ना। शॉर्ट हैंड में भी आपको अच्छी खासी मेहनत करनी है, तो कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा किसी न किसी एग्ज़ाम से। आरओ एपीएस दे रहे हैं तब तो आपका सध जाएगा, लेकिन आरओ एपीएस के साथ अगर पीसीएस भी देना चाह रहे हैं तब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा वो, क्योंकि पीसीएस मेंस की तैयारी करना वो एक बहुत तपस्या वाला काम है। आंसर राइटिंग आपको उसमें 1 घंटे देना, फिर उसके बाद फिर मटेरियल तैयार करना, करंट अफेयर्स देखना, इतना वास्ट सिलेबस है उसको तैयार करना, रिवाइज करना, बार बार मेमोराइज करना, बहुत चुनौती है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर एपीएस आरओ में फोकस है तो एक बार आपको थोड़ा पीसीएस के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग लगभग परीक्षाएं एक साथ हो रही हैं। ऐसा नहीं कि अगर गैप होता, बहुत ज़्यादा गैप होता, तब भी समझ में आता। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपका नुकसान ना हो। नुकसान ये कि आप न इधर के रह जाएंगे ना उधर के रह जाएंगे, और समय जब आएगा तो आपको पता चलेगा ना तो आपकी इसकी तैयारी हो पाई ना आपकी उसकी तैयारी हो पाई है, आप हो जाओगे फर्स्टेड। तो टारगेट बना करके भले ही एग्ज़ाम शब्द हो, लेकिन टारगेट आपको किसी न किसी एक परीक्षा को बनाना पड़ेगा। उस परीक्षा के बेस पे सभी परीक्षाओं को आपको फाइट करना पड़ेगा, लेकिन जिस परीक्षा को आप टारगेट कर रहे हो उसकी आपकी फुल तैयारी होनी चाहिए ताकि आप उसमें सेलेक्ट हो जाओ। तो आरओ में भी वैकेंसी अच्छी खासी आ रही है, 400 वैकेंसी तो रहेगी ही रहेगी। 350 से 400 के बीच वैकेंसी इस बार आरओ की रहेगी, आरओ की मिला करके। अब इसका बाइफर्केशन अभी नहीं पता है आरओ की कितनी रहेगी, आरओ की कितनी रहेगी, लेकिन इतनी वैकेंसी रहेगी। शुरुआत में भले कम रहे, लेकिन बाद में आपके प्रीलिम्स रिजल्ट आने तक हो जाएगी अच्छी वैकेंसी। इसके अलावा अन्य जो विधा के लोग हैं, बीईओ के लिए तैयार रहिए, वैकेंसी आएगी। लॉ वाले एपीओ के लिए तैयार रहें, जिनका लॉ तैयार है। ठीक, जो एलएलबी वाले हैं एपीओ के लिए तैयार रही है, वो वैकेंसी आ रही है। तो ये आने वाली वैकेंसीज हैं यूपीपीएससी जिनको जारी करेगा निकट भविष्य में। अब हम बात करेंगे कि आपकी तैयारी का जो सही मॉड्यूल है वो क्या होना चाहिए। पीसीएस के लिए मैंने बताया कि प्रीलिम्स और मेंस एक साथ आपको तैयार करना है। ठीक, इनको अलग करके आपको नहीं चलना है। करंट अफेयर्स जो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, परीक्षा खबरी, उसका मंथली आपको पीडीएफ दे रहे हैं। हर परीक्षा का डिस्कशन कर देंगे अलग अलग, कब से कब तक का पढ़ना है। और इसके अलावा लास्ट में हम रामायण वीडियो आपको देते हैं। जो भी परीक्षा खबरी में छूट जाएगा थोड़ा बहुत, वो आपका रामायण में कवर हो जाएगा। इतना आप अगर तैयार कर लेते हो ना तो किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। कोई मैगजीन भी इतना फैक्ट आपको देगी नहीं जो हम आपको देते हैं, और इतना पॉइंटेड नहीं देगी कभी भी। यहीं से सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस के लिए आपको फैक्ट चाहिए पीसीएस के लिए, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपका आरओ का एग्ज़ाम हो, एपीएस का हो, पेट दे रहे हो, टेट दे रहे हो, चिट दे रहे हो, जो भी है, सब जगह आपका ये करंट अफेयर, ऐसा नहीं कि सबके लिए अलग करंट अफेयर्स पढ़ना है, ये सभी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। यूपीएससी के एग्ज़ाम देने वाले छात्र से लेकर के
बीपीएससी तक का एग्जाम देने वाले छात्र इसकी उपयोगिता जानते हैं, जिन्होंने परीक्षा खबरी से चीजें अपनी तैयार की हैं। अब रही बात जीएस की, तीनों परीक्षाएं या चार जो भी परीक्षा आप दे रहे हो यूपीपीएससी की, तो जीएस के स्टैंडर्ड में आप ये सोचो कि आरओ में बहुत हलवा पूछ लेगा, एपीएस में बहुत सरल पूछ लेगा, पीसीएस में बहुत स्टैंडर्ड पूछेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है बंधु। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, स्टैंडर्ड वही रहेगा। जीएस का जो लेवल है, जीएस का जो पैटर्न है प्रश्नों का, वही रहेगा। बहुत ज़्यादा सरलता नहीं आएगी, ऐसा नहीं कि एकदम हलवा दे दे। पीसीएस जैसा पीसीएस का पेपर आपका रहेगा, वैसा ही आरओ का लगभग कमोवेश वही रहेगा, टफ भी हो सकता है, ठीक, और एपीएस का भी। तो ऐसा नहीं कि लेवल कहीं पर आपको गिर जाएगा जीएस का, तो हम इस परीक्षा की तैयारी इसलिए कर लें, ऐसा नहीं है। तो जीएस तो आपको उतना ही लेवल रखना है आपको प्रीलिम्स के लिए, चाहे एपीएस दे रहे हो, आरओ दे रहे हो, बीईओ दे रहे हो, एलटी दे रहे हो, एपीओ दे रहे हो, जे दे रहे हो, पीसीएस दे रहे हो, ठीक है। तो ये आप बात एकदम गठिया कर चलिए, गांठ बांध कर चलिए। जीएस तो आपको उसी लेवल का पढ़ना है। बाकी रही हिंदी की बात, तो वहाँ तो रट्टाफिकेशन ज़्यादा है वोकैबुलरी पोर्शन में। आरओ की बात करें तो जितना ज़्यादा हो सके आपको वोकैबुलरी तैयार करनी है, उसको आप रट्टाफिकेशन के साथ, रूल्स के साथ। अब चूंकि नए पैटर्न, कुछ प्रश्नों को अगर देखें पिछले वर्षों के, तो नया बनाने का प्रयास किया है, कुछ कॉन्सेप्ट भी पूछे हैं, तो कॉन्सेप्ट भी आपको लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह वोकैबुलरी, अब पर्यायवाची है, विलोम है, तो पूरा तो वहाँ पर आपका वोकैबुलरी वाला पोर्शन ही है, लेकिन विशेषण विशेष है, यहाँ पे रूल्स आ जाते हैं, ठीक। तो अगर रूल्स जहाँ पर आ जाते हैं, वहाँ पे आपको रूल्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ठीक। आरओ 2021 में एक क्वेश्चन आ गया था, रूल से आ गया था, नियम से आ गया था। तो इस तरह से भी प्रश्न बन सकते हैं, एक दो प्रश्न ऐसे आ सकते हैं। तो एक दो प्रश्न का जो नुकसान होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस परीक्षा में। टारगेट बना के चलना है कि प्रीलिम्स में 60 में 60 आपको लाने हैं। अब ये 60 में 60 कहाँ गड़बड़ हो सकते हैं, तो वो आयोग जो है अपने प्रश्न और उत्तर गलत देता है, उसी में गड़बड़ हो, आपकी तरफ से कोई इसमें गड़बड़ी ना हो, इस बात का आपको प्रयास करना है। 60 में 60 का टारगेट लेकर चलना है, ठीक। तो ये तीनों बड़ी परीक्षाएं, पीसीएस, आरओ और एपीएस। अभी इसी में एक और परीक्षा आ रही है हाई कोर्ट की, आरओ की, अच्छी खासी वैकेंसी वो भी रहेगी, उसकी भी आप लोग तैयारी करोगे, तो वो भी देख लीजिएगा कि कैसे आप टाइम अपना मैनेज करोगे। क्योंकि ये आप समझ के चलिए कि अगर आप एक लक्ष्य के पीछे जाएंगे, उस लक्ष्य की अच्छे से तैयारी करके पूर्णतया आप उस पर समर्पण होकर आप उसकी तैयारी करोगे, तो अन्य परीक्षाएं सध सकती हैं। लेकिन आप सोचोगे कि आप तीनों रास्तों पे चलने का प्रयास करो, तो आप यहीं पर रह जाओगे, कहीं आप टारगेट तक नहीं पहुंच पाओगे। तो आप किसी एक परीक्षा को पकड़ लो, पूरी समर्पण के साथ उसी की तैयारी करो, बाकी सब परीक्षाएं दो आप, ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम मैनेज करके, लेकिन आप समर्पित पूरी तरह पीसीएस पे रहो। अगर आरओ दे रहे हो तो आरओ पे पूरी तरह समर्पित रहो, बाकी परीक्षाओं को आप गौड़ पे रखो, जब समय मिले या फिर अपना टाइम थोड़ा बचा करके देते रहो, तब जा करके कहीं आप सक्सेस हो पाओ, आपको सक्सेस मिल पाएगी। बाकी तुक्का लग जाए तो तुक्कों की बात नहीं की जाती है, ठीक है, अपवादों की बात कभी नहीं की जाती किसी भी सिद्धांत में। अब बात करेंगे थोड़ा सा पेपर की, पेपर पैटर्न की। तो हम पीस आरओ 2021, जो कि अपने आप में एक अचरज वाला पेपर था, बेहुदा बेतुका पेपर माना जाता है। अभी तक के 10 वर्षों में इतना ज़्यादा बेहुदा पेपर किसी ने नहीं देखा होगा जितना आरओ 2021 का था। इसमें कई प्रश्न गलत सेट किए गए, कई के विकल्पों में दिक्कत थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ थोड़ा सा आपको। क्यों? क्योंकि जो सिलेबस है आपका, जो पैटर्न है, जहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं, वो बेस नहीं चेंज हुआ है, नींव वही है।
ये कहने का मतलब यह है कि आपको पढ़ाई तो वैसे ही करनी है, लेकिन मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ। जैसे मैंने कुछ वीडियोस आपको दिए हैं हिस्ट्री के, हिस्ट्री का क्लास चल रहा था, बीच में पीसीएस मेंस कारण बाधित हुआ है, आज से फिर चलना था, लेकिन मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस कर लेते हैं। कल से क्लासेस मिलेंगी आपको फिर से हिस्ट्री की, जो बाकी बची रहेंगी। डीप क्लासेस मैं इसलिए कहता हूँ उसको क्योंकि उसमें सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, और उसमें सारा ऐसा नहीं कि एक एक चैप्टर उसमें आपको डिस्कस होगा, वही चीज़ें डिस्कस होंगी जहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, जहाँ से एक्स्ट्रा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और जो भी पूछे जा सकते हैं वो सब कवर हो जाएंगे। उन वीडियोस को देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे प्रश्न कहाँ से और कैसे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है। अब जैसे ये प्रश्न पूछा, विदेशी यात्री भारत भ्रमण वर्ष, अक्सर आप लूसेंट या कोई भी पुस्तक उठाते हो तो वहाँ पर दिया रहता है कौन सा यात्री किसके शासनकाल में आया, ये आप अक्सर पढ़ते हो। लेकिन सिर्फ आपको यही नहीं पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है कि ये यात्री फाहियान आया तो कब आया, पहली बात। इसके पहले कौन आया, इसके बाद कौन आया, ये दूसरी बात। तीसरी बात आपको इसके साथ ही पढ़नी है कि फाहियान आया कहाँ से, फाहियान आया कहाँ से, वो किस किस राज्य में गया, इसकी पुस्तकें कौन कौन सी थी। ठीक है। तो इसने किस किस स्मारक का, किस किस संस्कृति का, भारतीय संस्कृति में किस चीज़ का वर्णन किया, इसके साथ कौन कौन सी घटनाएं हुई, ये सब आपको फाहियान के इर्द गिर्द पढ़ लेना है। तो तब जाकर आपकी संपूर्णतम तैयारी होगी। तो कहने का मतलब है कि पॉइंट तो आपका यही है, सिलेबस आपका वही है, पैटर्न वही है, लेकिन आपका डायमेंशन मल्टी हो गया है। तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ आप जब पढ़ाई करोगे तब आप इस तरह के प्रश्नों को काफ़ी अच्छे से टैकल कर लोगे। जो आपका भाई होगा, जो आपका मित्र है, चूँकि उसने अप्रोच नहीं डेवलप किया है तो पीछे रह जाएगा। तो कंपटीशन है, कंपटीशन में आपको बदलते हुए पैटर्न के अनुसार बदलना है। जैसे ये प्रश्न आया, निम्नलिखित में से किस या किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया, तो आपको यहाँ पर पढ़ना है कि अब चूंकि प्रत्यक्ष रूप से कहाँ चुना जाएगा जनता, जहाँ लोकतंत्र रहेगा। तो लोकतांत्रिक समाज या लोकतांत्रिक राष्ट्र या लोकतांत्रिक कबीले कौन कौन से थे, ये आपको थोड़ा देख लेना है और सभी कालक्रमों में देख लेना है। जैसे आप पढ़ते हो कि महाजनपद काल में कौन कौन से गणराज्य थे, ठीक, जहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से राजा चुना जाता था। इसी तरीके से आपको अन्य जो डायनेस्टीज हैं उसमें देखना है, शासन प्रणाली क्या रही है, इसको पढ़ना है। सबको आप एक साथ जब पढ़ लोगे तो आपका वो तैयार रहेगा। अलग अलग पढ़ोगे अलग अलग कालखंड में तो आपका तैयार नहीं हो पाएगा। तो एक जगह आप लिख लो इस चीज़ को, ठीक। गुप्त वंश में कैसे राजा चुने जाते थे, शासन प्रणाली क्या थी, मौर्य काल में कैसी थी, या मौर्य काल में अगर कहीं तब्दीली हुई वो देख लेना है, ठीक। शुंग में वंश में कैसी थी, सातवाहनों में कैसी थी, पाल जो राजा थे उनमें कैसी थी, ये सब चीज़ें देखेंगे, एक साथ देखेंगे, लिस्टिंग कर लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। तो ये पढ़ने का तरीका होता है इनको मिला करके। जैसे सिक्कों का हमने आपको वीडियो दिया है, सारे सिक्के दे दिए, प्राचीन सिक्के, मध्यकालीन सिक्के, आधुनिक सिक्के। अब इनको आप देख लोगे, एक साथ मैंने दे दिया है पीडीएफ आपको, इनको देख लिया तो कहाँ गलत होने वाला है, कहीं से भी प्रश्न आ जाए। मेहनत भी आपकी कम हो जा रही है, अप्रोच आपका एक डेवलप हो रहा है, किस शासनकाल में किस धातु का सिक्का है या कितने ग्रेन का है, किसने चलाया, क्या महत्व है। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। अब ये प्रश्न थोड़ा सा अलग लीक से हट करके था, कहीं आपको जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन हम जो आपको जो गहन क्लासेस चल रही हैं उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, भटकना नहीं पड़ेगा, बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आप टैकल कर पाओ, इसके लिए हम प्रोग्राम चला रहे हैं रात 8 बजे वाला, वो आप लोग अवश्य देखिए। चूँकि अब फ्री टाइम है तो तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, बहुत जल्द समाप्त करेंगे चीज़ों को, आप बस देखते जाइए, सारी चीज़ें तैयार करते जाइए।
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? अब यहाँ पे देखिए, प्रश्न वहीं से पूछा जा रहा है। सल्तनत काल महत्वपूर्ण है तो यहाँ की सारी चीजें महत्वपूर्ण आपको पढ़नी ही पढ़नी है। मैंने एक वीडियो बनाया था, बताया था किस किस टॉपिक पे आपको फोकस करना है। सल्तनत काल बताया था। अब सल्तनत काल से जो भी प्रश्न आपका लीक से हट कर आ रहा है, वो भी तो सल्तनत काल से ही रहा है ना, तो उसको आप सभी चीजें कुछ छोड़िए मत, सारी चीजें पढ़ डालिए इस तरह से, तो डिस्कशन में सारी चीजें तो आ ही जाएंगी आपके। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो बंगाल का अंतिम सूबेदार नहीं पूछ रहा है ये पूछ रहा है मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार। तो एक समय था जब बंगाल का सूबेदार जो मुगल बादशाह तय करते थे, लेकिन आगे चल करके वंशानुगत हो गया था। तो कहाँ से वंशानुगत शुरू हुआ, वहीं तक आपको ये देखना, इस प्रश्न को यहाँ से तोड़ लेना है कि हाँ भैया, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त जो है बंगाल का अंतिम ये था, इसके बाद वंशानुगत होने लगा। तो कोई फिर वंशानुगत वाला तो यहाँ से हट गया ना, यहाँ पे मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का। तो आपको थोड़ा पढ़ाई के अप्रोच में तब्दीली लानी है, ठीक है, तोड़कर चीजों को पढ़ना है। वही चीज जो मैंने आपको पहले वाले प्रश्न बताई, कहाँ से कौन यात्री आया पता रहेगा, तो कौन पुर्तगाल से नहीं आया, इसको ढूंढने में आपको जरा भी टाइम लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो एक साथ इसीलिए पढ़ना है आपको, कौन कहाँ से आया, किसके शासनकाल में आया, उसकी पूरी लिस्टिंग एक साथ आपको पढ़नी है। अब कुछ इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम है? अब इस तरह के जो प्रश्न है ना, वो अपवादिक होते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं कि आपको 140 में 140 प्रश्न आए ही। यहीं पर मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको सशक्त करता हूं कि आप 120 प्रश्न 140 में आराम से कर लें। इसके बाद के 20 प्रश्न आपके किस्मत पे, आपके तुक्के पे, और आपके एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपके जो आपके क्रियाकलाप हैं, जो आप जीवन से सीखते हो, फेसबुक से सीखते हो, यूट्यूब से सीखते हो, फिल्में देखकर सीखते हो, वहाँ से भी नॉलेज कुछ ना कुछ मिलती है। तो उस पर भी निर्भर सारी चीज़ें रहती हैं, आपके जीवन पद्धति पे निर्भर सारी चीज़ें रहती हैं। हम आपको 120 प्रश्नों के लिए तैयार करवाते हैं। बाकी के 20 जो फालतू प्रश्न हैं, वो आप अगर नहीं भी करोगे तो 120 तो कर लोगे ना आप, अगर पूरी मेहनत कर रहे हो। आप करते क्या है कि 120 का छोड़ करके इस तरह के फालतू प्रश्नों के चक्कर में अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। इस पीडीएफ से पढ़ लें, इस किताब से पढ़ लें, उससे पढ़ लें, जबकि 120 इजीली आप टैकल कर सकते हो। ये प्रमाणित बात है। हमारे कई स्टूडेंट्स हैं, अभी प्रियांक बालियान जी हैं, हम आपसे रूबरू करवाएंगे। पीसीएस मेंस की अभी उन्होंने एक सीरीज लिखी थी, ठीक है, काफ़ी लोगों ने उसको पढ़ा भी होगा। टेस्ट वर्ड कोई कोचिंग है, उसके लिए उन्होंने बुक लिखी थी, ये यूपी स्पेशल की लिखी थी, और भी कई जो जीएस के पेपर हैं उसके भी लिए लिखी थी उन्होंने। काफ़ी लोगों ने उसको परचेस किया था, काफ़ी फेमस भी हो गई थी। अब उनके साथ क्या था कि वो 125 प्रश्न वो करके ही आते हैं। मैंने उनका एक रिजल्ट भी शेयर किया था आप लोगों के साथ, आपको याद होगा। प्रियांक बालियान है, हम आपसे मुलाकात करवाएंगे। बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी हैं, पूरी तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, वो काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं। उनका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकता है। 125 वो 150 में करते हैं पीसीएस के प्रीलिम्स में, बाकी कोई एग्ज़ाम वो देते नहीं हैं। इस बार उनका चूँकि प्रीलिम्स नहीं निकला था, सीसैट की वजह से वो रह गए थे, लेकिन 125 प्रश्न उनके पहले पेपर में थे। सीसैट इस बार गड़बड़ हो गया, उनका किस्मत अच्छी नहीं रही। तो आपको कहने का मतलब है कि बाकी के पेपर्स, जैसे पीसीएस वाले हैं तो सीसैट को बिल्कुल हल्के में ना लें, आरओ वाले हैं तो हिंदी के पेपर को हल्के में ना लें, कि उसी के बल पे आपका सिलेक्शन होना है। मैक्सिमम आप वहीं पर क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आपको 20 प्रश्नों के लिए 120 तैयार हैं, तो 20 प्रश्नों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक।
इस 20 प्रश्न के चक्कर में आप 120 में गड़बड़ मत करिए, अपने 120 के लिए टारगेट करिए और आप 120 पा जाएंगे। और 120 जब पा जाएंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ 20 करेंगे तो इस 20 में भी 10 आपके सही हो सकते हैं। तो एक्स्ट्रा आप करने का प्रयास मत करिए कभी भी। जितनी चीज़ें हैं पैटर्न के अनुसार, सिलेबस के अनुसार उसको पढ़ने की जरूरत उसको पढ़ने की ज़रूरत है। अब ये नहीं कि गाजीपुर में कौन सी कविता लिख दिया किसी ब्रिटिश राजा के ऊपर या ब्रिटिश अधिकारी के ऊपर, उसको आप ढूंढिए किसी किताब में साल भर। तो वो मेहनत अगर आप उस तरीके से करना चाहते हैं तब फिर आप बहुत दूर हो जाएंगे सिलेक्शन से। ये प्रश्न पत्र डिस्कस करने का ये मकसद है, ठीक। बाकी आपका रीजनिंग का जो पोर्शन आता है, मैथ रीजनिंग का, थोड़ा बहुत मैथ क्या अरिथमेटिक रहता है। मैथमेटिक्स तो बहुत अलग चीज़ होती है। अरिथमेटिक के क्वेश्चन होते हैं फार्मूला बेस्ड, और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। इस पर भी प्रैक्टिस आप कर लोगे अच्छे से, प्रीवियस ईयर पेपर की भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका ये सब हो जाएगा। और हम आपको इतनी ट्रिक बता देंगे अपनी क्लासों में, ठीक है। हर क्लास में आपको रीजनिंग और मैथ की एक ट्रिक बता देंगे, तो उतना कर लेंगे ना, उतने प्रैक्टिस करवा देंगे आपको, उससे हो जाएगा आपका पूरा, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से आपको डरने की तो ज़रूरत है नहीं बिल्कुल भी। तो कल से रात 8 बजे 8 PM पे आप लोग क्लास डेली लीजिए। लाइव क्लासेस भी रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेंगी। परिस्थिति अनुसार जैसी परिस्थिति रहेगी वैसी क्लासेस आएंगी, लेकिन क्लास की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी और प्रश्नों की क्वालिटी जैसी रहती रहेगी, और आपके लिए बहुत रामबाण रहेंगी सारी चीज़ें। और सुबह जो आपको परीक्षा खबरी मिलती है करंट अफेयर्स की, इसके अलावा रोहित तिवारी जी का जो जियोग्राफी का आ रहा है उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। वो वीडियोस आप ज़रूर देखिए, बहुत ज़बरदस्त उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, रट जाएंगी चीज़ें। तो वो क्लासेस आप ध्यान से देखिए, रोहित जी भी जो जियोग्राफी की पढ़ा रहे हैं, तो उसका आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस हैं, देख लीजिए, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों की। अन्य कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बाकी 7905901018 ये नंबर है। इस नंबर पे संपर्क करके, और दूसरा नंबर भी है, इसको भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, 9453775039, ठीक है। ये दोनों नंबर हैं, इस पे व्हाट्सएप करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। हमारे PCS प्रीलिम्स मेंस प्रोग्राम, RO प्रीलिम्स मेंस प्रोग्राम, APS के लिए, प्रीलिम्स के लिए और टेस्ट के लिए, ठीक है, आप जुड़ सकते हैं। डेली आंसर राइटिंग PCS मेंस के लिए, इसके लिए आप जुड़ सकते हैं इन दोनों नंबर पे संपर्क करके, ठीक है। व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, जहां भी आप मैसेज करना चाहें कर सकते हैं। डिटेल्स लेकर के हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। बाकी कल से रात 8 बजे हमारी क्लासेस देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।